So, well, Nasha, good afternoon. And you'll see, tomorrow in the class, I'll be dealing with the application of the 2D problems. तो आप ये देखोगे कि 2D की रिक्वायरमेंट कैसे होती है और उसके लिए द फर्स्ट पार्ट बिकम्स टू अंडरस्टैंड द वेक्टर्स कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स को हम एक दूसरे से ऐड कैसे करते हैं और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आप सबसे पहले देखोगे जैसे स्केलर क्वांटिटी में है, सपोज आई आस्क यू what will be 5 kg plus 3 kg mass. So obviously you will say it will be 8 kg, right? And if I ask you, there is a force 5 Newton acting on the block in this direction, 5 Newton acting on the block in this direction, and another force Q Newton acting on the block in the same direction. What will be the total force? You'll say total force is 8 Newton. And if I ask you, 5 Newton force is acting in this direction, 3 Newton is acting in the opposite direction. Now, what is the total force acting on it? You will say it will be 2 Newton. So you did this by logic. Hmm? 11th. अच्छा 12th की है, अच्छा अच्छा, okay okay. अच्छा Naisa, you are in 12th. Okay, I thought you are in the 11th. Okay, all right. ठीक है, तो फिर नाइसा वो मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बताना होगा, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना, तो आप देखोगे। तो सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है, जो पार्ट मैंने बस अभी जस्ट स्टार्ट ही किया था उसमें, और मेरी जो ट्यूसडे की क्लास है आई कंटिन्यू दैट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि एक साइंटिस्ट थे ऑरिस्टेड। ऑरिस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, और कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग्स में होती है, राइट? बट कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑरिस्टन ने उसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, बस ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स ऑफ एनी करंट कैरिंग वायर, राइट? आप देखो कि इसके लिए पहला एक्सप्रेशन दिया बायसवर्ट ने। इन्होंने पहला एक्सप्रेशन दिया, एंड व्हाट ही टोल्ड वाज कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट आई, राइट, तो इससे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, और इस डीएल एलिमेंट के ड्यू टू यहाँ पे मैग्नेट बी एट द पॉइंट पी, जो कि यहाँ से 8 से दूर है, एट दिस पॉइंट magnetic field will be dB. dB, B is for the magnetic field. B is for the magnetic field. dB means very small magnetic field because it is due to the DL element. पूरे वायर के ड्यू टू नहीं है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, जो करंट कैरिंग वायर एलिमेंट में से छोटा सा एलिमेंट है डीएल, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो ही सेड कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस डीएल एलिमेंट, डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू current I. dB will be proportional to length of the DL element. dB will also be proportional to 1 by R square
and dB will be proportional to sine theta. यहाँ पे what is theta is very important to understand. You'll see. थीटा क्या है? इस डीएल एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स. तो डीएल एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन और डीएल एलिमेंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो एंगल है, दिस इज एंगल थीटा. मतलब आपको समझना क्या है, ये नहीं कि आप बस सोचो कि इस वायर और ज्वाइनिंग लाइन के बीच का एंगल थीटा है. अगर ऐसा होता तो आप नीचे वाले एंगल को भी तो कर सकते थे. डीएल एलिमेंट की जो लेंथ है, लेंथ का डायरेक्शन आप क्या लोगे? along द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो डीएल लेंथ की एलिमेंट का डायरेक्शन आ गया अपवर्ड्स. ज्वाइनिंग लाइन ये है, और ज्वाइनिंग लाइन और डीएल एलिमेंट के बीच का जो एंगल है, दैट इज व्हाट थीटा. So dB is proportional to current I, proportional to DL, proportional to 1 by R square, and is also proportional what? 1 by sine theta. So he concluded that dB is equal to mu naught by 4 pi into I into DL into sine theta divided by R square. जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे उसकी जगह कांस्टेंट क्या होता है? मी नॉट बाई 4 पाई इंटू मी नॉट बाई 4 पाई. तो आप ये एक्सप्रेशन आप ठीक से देखो. जैसे यहाँ पे है, वहां पे एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की इक्विवेलेंट होगा मी नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. दिस इज द permeability of free space. Free space means what? Free space means vacuum. ठीक है ना? वैक्यूम की परमिबिलिटी. तो वहां पे आप परमिटिविटी डिफाइन कैसे करते थे? आप बोलते थे परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम was its power to oppose the penetration of electric lines of force inside the medium. यहाँ पे परमिबिलिटी उसका उल्टा है. यहाँ पे परमिबिलिटी इज व्हाट? परमिबिलिटी इज द ease with which a medium allows the passage of magnetic lines of force in it. मतलब कोई मीडियम कितनी इजीली अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के को परमिट करता है, पेनिट्रेट होने को परमिट करता है, दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी. वहां पे था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहाँ पे उसकी इक्विवेलेंट होगा म्यू आर. म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी. दिस कॉल्ड व्हाट? रिलेटिव परमिबिलिटी. ठीक है. वहां पे था एप्सिलॉन, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम. ये परमिबिलिटी, ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये मीडियम की परमिटिविटी. सो यहाँ पे होगा ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर. म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एंड वी डिनोटेड बाई म्यू. जैसे वहां पे आप देखो, एप्सिलॉन नॉट इंटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. यही होता था ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यहाँ पे क्या होगा? permeability of relative permeability into permeability of the free space will be equal to permeability of the medium, that we denote by what? हम इसे म्यू से डिनोट करते हैं. तो अगर ये एक्सप्रेशन वैक्यूम में है तो ये होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन मीडियम के अंदर होता, मतलब ये जो वायर है, वायर अगर मीडियम के अंदर होता, तो एक्सप्रेशन हो रहा था dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई into I into dl into sine theta divided by what? R square. मतलब म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट वाज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो कि एक कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ दैट मीडियम. ये एक्सप्रेशन तब होता है जबकि जो वायर है वो किसी मीडियम के अंदर है. ऑल राइट. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि इस एक्सप्रेशन अभी स्केलर फॉर्म में है. आप इसे वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हो. you'll see this. वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, अगर मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट आई, एंड दिस इज द डीएल एलिमेंट, and we want to write the expression of magnetic field
इन द वेक्टर फॉर्म एट दिस पॉइंट P, जो कि यहां से R से दूर है, दिस इज R। तो अगर मान लो कि इस डीएल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं है, इस डीएल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में R है। तो इन द वेक्टर फॉर्म dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I इंटू dl क्रॉस R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R होल क्यूब। आपको एक्सप्रेशन दोनों पर्पज से आना चाहिए, स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और नीट के पेपर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार वो लोग क्या करते हैं ऑप्शंस में, जैसे डीएल क्रॉस आर देंगे, किसी ऑप्शन में आर क्रॉस डीएल देंगे, ठीक है ना, एक्सेट्रा चेंजेस। अब ये एक्सप्रेशन पुराना वाला एक्सप्रेशन के जैसा कैसे है, देखो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर, तो दैट वी और डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और नीचे आर क्यूब, तो ऊपर जो एक आर आएगा उस आर से नीचे का एक आर कैंसिल होकर के आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेशन था, यहाँ पे यही था ना, आर स्क्वायर था और यहाँ पे साइन थीटा था। तो जब आप वेक्टर फॉर्म के एक्सप्रेशन में देखोगे, तो वेक्टर फॉर्म के एक्सप्रेशन में डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो एक आर से आर कैंसिल होगा। इज दैट क्लियर? अब आप सर इससे, मॉड को बस ये डिसरिगार्ड। वेक्टर फॉर्म में है, आप इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? देखोगे आप ठीक से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे ए क्रॉस बी, आपको वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल, सपोज वेक्टर ए इस ओर है और वेक्टर बी इस ओर है, दिस वेक्टर बी, इसका डायरेक्शन इस ओर है। आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे निकालते हो, राइट हैंड के फिंगर्स और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हो, राइट। फिर आप राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं वो फर्स्ट वेक्टर की ओर अलाइन कराते हो लाइक दिस से, फिर सेकेंड वेक्टर की ओर कर्ल कराते हो, आप सेकेंड वेक्टर की ओर कर्ल कराते हो, और जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देती है। जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, आपको थंब फिंगर्स के परपेंडिकुलर रखना है, और पहले आपको फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की ओर ले जाने से मुझे निकालना ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में फर्स्ट आई कीप माई फिंगर्स, orient my fingers towards the first vector A, then I'll curl the fingers from A towards B, फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की। थंब का जो डायरेक्शन है, दैट मीन्स कि इस केस में थंब का डायरेक्शन किस ओर आ रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। जो थंब का डायरेक्शन इट इज कमिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के प्लेन के अंदर की ओर आ रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब जैसे आप बोलो कि अगर आप इसमें, आपने बोला कि ए क्रॉस बी, कर्लिंग में एक चीज ध्यान रखनी है, आपको फर्स्ट वेक्टर से कर्लिंग करके सेकेंड वेक्टर की ओर पहुंच रहे हैं, बट कर्लिंग कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कर्लिंग कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखो, मुझे मानो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी, बी क्रॉस ए, तो बी पहला वेक्टर हो गया। अब मैं अगर फिंगर्स ऐसे रखता बी की ओर इस तरीके से, और मुझे ए की ओर आना है, नेचुरल कर्लिंग में मेरी फिंगर्स इस ओर कर्ल नहीं होंगी, नेचुरल कर्लिंग नीचे की ओर होगी। अब मैं अगर ऐसे रखता, तो बी से ए की ओर जाने के लिए मुझे 180 डिग्री से ज्यादा कर कर आना पड़ता। ये क्या, तो 180 डिग्री से ज्यादा कर लूंगा, तो दिस इज नॉट परमिटेड, कर्लिंग इज नॉट परमिटेड बियॉन्ड 180 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट, अब मुझे हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा लाइक दिस। अब क्या होगा, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए से मैं क्या होगा, हम आपकी ओर आ गया, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आपकी ओर होगा, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, आपसे अवे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे when I want to find the direction of B, मुझे मैग्नेट बी का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर, लुक एट दिस, फिंगर साइड टेन की, डीएल की ओर की, डीएल का डायरेक्शन आप करंट की ओर लोगे, डीएल क्रॉस आर, तो किस ओर आ गया, अंदर की ओर। दैट मीन्स कि डीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की ओर आएगी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड का मतलब अच्छे हुआ कि ये आप इसे सर्कल एंड क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही करते हैं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो आप उसे सर्कल के अंदर क्रॉस से डिनोट करें। ये इसका वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारा जो मैंने क्लास में एक डेरिवेशन कराया था, दैट वाज कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
straight infinite long wire, current carrying wire. ठीक से देखना, ये infinite long current carrying wire है, और because of this wire I want to get magnetic field. Just a moment, मुझे इसकी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है. इट डिस्टेंस r फ्रॉम हियर, यहां से r डिस्टेंस दूर एट द पॉइंट p, इस पॉइंट पे निकाल. सो व्हाट आई डू, अच्छा जितने भी डेरिवेशंस हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उन डेरिवेशंस में आपको स्केलर फॉर्म में ही डिराइव करना है. जनरली पैटर्न ये होता है, स्केलर फॉर्म में हम डिराइव कर देंगे और बाद में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में उसे डायरेक्टली नोट कर देंगे. सो आर, व्हाट आई डिड, मैंने यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, एक dx लेंथ का एलिमेंट, और इस एलिमेंट के ड्यू टू आई वांट टू फाइंड करंट I अपवर्ड से, आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. हम इसे ज्वाइन करा. तो अब एट द पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड will be dB will be equal to mu naught by 4 pi into I into dx, because dl, in place of dl what I have taken is dx into sin theta. अब यहां ध्यान से देखो sin theta क्या है. थीटा आई हैड टोल्ड यू, dx एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स. ये ज्वाइनिंग लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन और dx एलिमेंट के बीच का जो एंगल है, सो अंडरस्टूड, dx एलिमेंट की डायरेक्शन में किस ओर दूंगा, जिस ओर करंट है, और उस एलिमेंट के पी से ज्वाइनिंग लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा. सो दिस साइन थीटा अपॉन व्हाट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये x है और ये r है, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. मुझे dx एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी होगी, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करना होगा. सो दैट बिकम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. राइट, अब आप देखोगे इस फिगर में दिस थीटा, सो दिस 180 माइनस थीटा, ये अगर थीटा तो ये 180 माइनस थीटा. सो नाउ सी 10 180 माइनस थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 10 of this angle will be r upon x. Right, it becomes clear. 10 x. See, this is clear. 10 180 minus theta will become what, r by x. So x becomes equal to, x is r, 10 180 minus theta is minus 10 theta. So x is equal to minus r cot theta. 10 theta ऊपर जाएगा, that will become what, cot theta. अब मैंने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और इसे डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन होगा dx, और cot थीटा का डेरिवेटिव होता है, cot थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है कोस माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा. cot थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा. तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और यह रहेगा आपका r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. जैसे यहाँ पे x का dx था ना, सो cot थीटा का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है ना, ये आपको डिफरेंशियल कैलकुलस या तो सीखनी होगी, और या फिर आप इसे याद कर लो, दो चार जगह ही ऐसी यूज करना पड़ता है. तो cot थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. नाउ यू सी, तो मैंने इससे इस एक्सप्रेशन से dx की वैल्यू कैलकुलेट की और x स्क्वायर की, वो वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे. सो दिस बिकम्स db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू साइन थीटा, आई इंटू साइन थीटा, और dx की वैल्यू डाल दी r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू डाल दी r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, एक मिनट इसे फोकस हो जाने दो.
हाँ, all right. So this becomes r square cot square theta. So this is r square cot square theta. So dB is equal to mu naught by 4 pi into I, ठीक है ना, into sin theta into r divided by r square, इसमें से कॉमन ले लो, r square is common, 1 plus cot square theta into cosec square theta d theta, right? हमने r square कॉमन लिया, 1 plus cot square theta, एंड ट्रिग्नोमेट्री में यू नो 1 plus cot square theta किसके इक्वल होता है? cosec square theta के. 1 plus cot square theta is equal to what? cosec square theta. तो ये cosec square theta से कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, आई बाई आर इंटू वॉट, साइन थीटा डी थीटा. तो हम लोग इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए, dB इक्वल्स व्हाट, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू साइन थीटा डी थीटा. ऑल राइट बच्चे, ठीक है ना. अब इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे, जैसे ये किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए इनफाइनिट लॉन्ग हो या ना, मैंने अभी तो इनफाइनिट लॉन्ग नहीं लिया था, आई हैड टेकन ओनली स्ट्रेट वायर. स्ट्रेट वायर था तभी तो ये x था और ये r था, इसे यार्ड डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गई थी. सो ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली भी याद रखोगे, मैं इसके एप्लीकेशंस क्लास में सिखाऊंगा कल. तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखोगे, कभी भी कोई स्ट्रेट पार्ट है उसके लिए सीधे याद रखो, मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन थीटा डी थीटा. अब इस एक्सप्रेशन में लिमिट्स आप डालोगे, मैं यहाँ पे करता हूं. आप इस एक्सप्रेशन में लिमिट कैसे डालोगे, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, dB इंटीग्रेशन इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन थीटा डी थीटा. लिमिट्स, लिमिट्स उस वायर की लेंथ के अकॉर्डिंगली हम डाल लेंगे, मतलब इनिशियल लिमिट क्या होगी और फाइनल लिमिट क्या होगी वो उस वायर की लेंथ के इक्वल. अब लिमिट्स डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लिमिट्स का लेना आप ठीक से सीखोगे. अगर आप लिमिट्स का लेना सीख जाते हो तो दैट मीन्स व्हाट, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन भी हो जाएगा, और नीट एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, और वो आपको बस ये एक्सप्रेशन याद है एंड यू नो हाउ टू टेक द लिमिट्स, तो क्वेश्चन हो जाएगा. लुक एट दिस हाउ. अब इनिशियल लिमिट क्या होती है जो यहाँ पे डालना होगा, ये वायर जहां से स्टार्ट होता है, ये वायर जिस करंट कैरिंग वायर की ड्यू टू आपको मैनुअल भी निकालनी है, ये वायर जहां से स्टार्ट होता है, ये वायर यहां से स्टार्ट हो, उसे आप इससे ज्वाइन कराओगे. ज्वाइनिंग लाइन, ये हुई ज्वाइनिंग लाइन. तो ज्वाइनिंग लाइन और इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, करंट की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये इनिशियल लिमिट कहलाएगा. इस केस में यहाँ पे जीरो आएगा. ये क्यों जीरो आएगा, देखो आपको लग रहा है ये वाला एंगल तो जीरो नहीं हो रहा है, ये इनफाइनिट लॉन्ग वायर है बच्चे. तो इनफाइनिट लॉन्ग वायर का मतलब क्या, ये वायर बहुत नीचे होगा, मतलब जब आप ज्वाइन कराओगे तो ये ऐसे जाएगा बिल्कुल इस तरीके से. आप समझो, ये जब आप ज्वाइन कराओगे तो कैसे जाएगा, इस तरीके से. ऑलमोस्ट ये एंगल क्या रहेगा दोनों के बीच का, जीरो, क्योंकि इनफाइनिट लॉन्ग वायर है. आप समझ गए ना मेरी बात. जब आप इस पॉइंट पी को और यहां से ऐसे ज्वाइन कराओगे नीचे, तो ये वायर इनफाइनिट लेंथ तक जाएगा ऐसे, और क्या रहेगा, जीरो. अब फाइनल मिड क्या होगा, जहां पे ये वायर खत्म होता है, जहां पे खत्म होता है, आप लास्ट पॉइंट को इससे ज्वाइन कराओगे, ये ज्वाइनिंग लाइन हो, ज्वाइनिंग लाइन, और इस पॉइंट पे करेंगे डायरेक्शन अपवर्ड से, करेंगे डायरेक्शन अपवर्ड से, इस ओर का एंगल फाइनल लिमिट होगी, दिस एंगल बी व्हाट, फाइनल लिमिट. तो अब यहाँ पे देखो ये पाई आएगा, हाउ पाई, दिस इज इनफाइनिट लॉन्ग वायर. आप जब ये बहुत दूर होगा इस तरीके से, ये दूर चला जाएगा इनफाइनाइट में, तो ऑलमोस्ट ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. तो ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल क्या आएगा, बाहर वाला एंगल विल बी पाई, तो 0 to पाई. और ये केवल इनफाइनिट लॉन्ग वायर में हमें इमेजिन करना पड़ रहा है कि जब आप बहुत दूर जाओगे तो जीरो हो जाएगा, बहुत दूर जाओगे तो इनफाइनिट हो जाएगा. बाकी जो नॉर्मल कोई भी एक नॉट इनफाइनिट लॉन्ग फाइनाइट लेंथ के वायर्स होते हैं, Sir, इजीली यू कैन फाइंड दैट. sir, टू पाई. सो नाउ सी, sir, इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू
Now see, this becomes b equals to mu naught by 4 pi into Sir, I by r. साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा. So minus of cos theta d theta, limits are sir, from 0 to pi. So this is mu naught by 4 pi into I by r. और माइनस से मैं लिमिट्स चेंज कर देता हूँ, ऊपर चला जाएगा ये cos थीटा, डी थीटा तो हट ही गया है इंटीग्रेशन के बाद. जब इंटीग्रेशन हुआ तो डी थीटा नहीं आता. साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos थीटा. अब इसकी लिमिट्स चेंज कर दी, दिस बिकम्स पाई टू 0. ठीक. जब आप माइनस साइन हटाओगे तो लिमिट्स क्या होंगी? रिवर्स हो जाएंगी. Now this is mu naught by 4 pi into I by r, or cos 0 is 1, 1 minus cos pi is minus 1, so minus minus of 1. So that becomes what? It becomes mu naught by 4 pi into I by r into what? 1 minus minus of 1, 2. So this is 2, that is mu naught by 4, 2 pi into I by r. Mu naught by 2 pi into what? I by r. So this is the magnetic field B. ये magnetic field है. mu naught by 2 pi into I by r. This is the magnetic field. So is it clear? sir. Naisha, if it is clear, so write yes, sir. If not, then I explain again. Yes. Yes, Naisha, you can call me to ask the doubts because इसमें लैपटॉप में वो वॉइस शायद नहीं आ रही है. आप मुझे कॉल. ओके, एक्सप्लेन दैट. मैं बताता हूँ. हेलो. हाँ. एक बार नायशा से बात कराएंगे. हाँ नायशा, आपको ये स्टेप क्लियर हो गया ना? आप जो मतलब मैंने लिमिट्स डाली, आपको 0 और पाई क्लियर नहीं हुआ है ना? और बाकी मैंने जब लिमिट्स डाली, इंटीग्रेशन लिया, तो वो क्लियर हो गया है. हाँ देखो, 0 और 180 कैसे होगा? मैं एक बार, आर यू वॉचिंग द स्क्रीन? पाई, पाई क्यों लिया? मतलब ऊपर वाली लिमिट पाई क्यों ली है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आप एक बार स्क्रीन पे आ जाओ वापस से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लुक एट दिस. फाइनल लिमिट क्या होती है? जैसे ये वायर है, और अगर केवल इतनी लेंथ का वायर होता तो मैं इसके टर्मिनेटिंग पॉइंट को इससे ज्वाइन कराता, एंड एट द टर्मिनेटिंग पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस. टर्मिनेटिंग पॉइंट पे करंट डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और ये ज्वाइनिंग लाइन है. तो टर्मिनेटिंग पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है, टर्मिनेटिंग पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है और ज्वाइनिंग लाइन के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड फाइनल लिमिट. टर्मिनेटिंग पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है और जो ज्वाइनिंग लाइन है, राइट, दिस इज कॉल्ड फाइनल लिमिट. अब ये तो इनफाइनिट लॉन्ग वायर है, तो आप जब इनफाइनिट में ज्वाइन कराओगे तो कैसे? ये बहुत ऊपर है, मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट बहुत ऊपर है. फिर आप इसे ज्वाइन कराओगे ऐसे
ये काफी ऊपर जब आप ज्वाइन कराओगे ना यहाँ पे, तो इस ओर का एंगल ऑलमोस्ट पाई हो जाएगा, राइट। जैसे जीरो हुआ था, नीचे वाला एंगल ऑलमोस्ट क्या हो गया था, जीरो। जब मैं इमेजिन करता हूं कि दिस विल गो अप टू द इंफिनिटी, ऑलमोस्ट दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, जीरो। इन दोनों हाथों के बीच का एंगल क्या रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो। ऐसे ही जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाओगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट बहुत ऊपर है, फिर अब आप टर्मिनेटिंग पॉइंट पे करेंट ऊपर की ओर और इसे निकाल ऐसे ज्वाइन कराओगे, तो जो बाहर वाला एंगल है दैट विल बिकम व्हाट, पाई हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? सो मैं आपको इसके अगर आपने मे भी नोट नोट इसे नहीं किया होगा, तो मैं आपको इसके नोट्स किसी से दिला दूंगा। और अदरवाइज एज यू विश, वो मेरे पास यहाँ पे भी इसमें है, मतलब हियर ऑल्सो भी है, या मैं नोट्स तो किसी से भी दिला दूंगा, हमारी बुकलेट में भी होंगे, ठीक है ना। द मेन थिंग वाज व्हाट की अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग अब जो एप्लीकेशंस करेंगे, ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसके एप्लीकेशंस विल डू टुमारो इन द क्लास। ऑलराइट, सो मैं सेशन एंड करूँ।